तो फाइनली मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये है हमारी इस सीरीज का पहला वीडियो। इस सीरीज में हम लोग 3000 सवालों का डिस्कशन करेंगे। ये सारे होंगे जनरल साइंस के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत निषेचित अंडा यानी कि युग्मनज। निषेचित अंडा ही क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयन करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं और तब जाकर के जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है। ये एक कोष्ठीय होता है, ये भी ध्यान में रखना आप। किसमें समाविष्ट हो जाता है? आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि बताओ निषेचन होता कहाँ पर है? निषेचन होता है डिंब वाहिनी नलिका में, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। वहां पर निषेचन होता है यानी कि अंडा और शुक्राणु ये आपस में मिलते हैं, संलयन करते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तब जाकर के युग्मनज बनता है और यही युग्मनज गर्भाशय में जाकर के समाविष्ट हो जाता है और तब हम बोलते हैं कि जो महिला है वो गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम से लिया गया है? मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सिंबल है वो इंग्लिश नेम से लिया गया है, अंग्रेजी नाम से लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका जो प्रतीक है, रासायनिक प्रतीक, वो लैटिन नाम से लिया गया है। जैसे मैं यहां पर देख लो, मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है, ये सारे ध्यान में रखना आप। कॉपर का जो Cu है ये क्यूपरम से लिया गया है। गोल्ड का Au ऑरम से लिया गया है। सिल्वर का Ag अर्जेंटम से लिया गया है। आयरन का Fe फेरम से लिया गया है और यही आपका आंसर है यहाँ पर डी। लेड का Pb प्लम्बम से लिया गया है। पोटेशियम का K कैलियम से, सोडियम का Na नाइट्रियम से, टीन का Sn स्टेनम से, मरकरी का Hg हाइड्राजीरम से और एंटीमनी का Sb स्टिबनम से। तो ये सारे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका रासायनिक प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम से नहीं लैटिन नाम से लिया गया है। कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखो, एक तो आप जानते होंगे कि बल बराबर हमारा होता है कार्य बराबर हमारा होता है बल गुने में विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल और गुने में विस्थापन। लेकिन यहां पर देखो, ना तो बल दे रखा है ना ही विस्थापन दे रखा है। आपको दे रखा है दो स्पीड, एक को u मानो प्रारंभिक को और एक को v मानो, और आपको द्रव्यमान दे रखा है। जब भी आपके पास दो गति हो और द्रव्यमान हो और आपसे पूछ दे कि बताओ कार्य कितना होगा, आपको लगाना है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसे, कार्य ऊर्जा सिद्धांत बोलते हैं। आपको बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें, जरा सा देख लेना कि जो आंसर दे रखा है वो कौन से यूनिट में दे रखा है। सारे के सारे SI मात्रक में है। तो जब आप सवाल बनाना स्टार्ट करोगे और जब वैल्यू फॉर्मूले में पुट करोगे तो इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो वैल्यू दे रखा है आपको वो SI मात्रक में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, द्रव्यमान kg में है, ठीक है, और स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है। तो यूनिट का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, यूनिट से कोई लफड़ा नहीं है। आराम से सारे वैल्यू को आप पुट कर दो। तो हमसे कार्य पूछा गया है तो कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी बाद में गतिज ऊर्जा कितना हो गया, पहले कितना था, उसी का आपको डिफरेंस बताना है। द्रव्यमान 1 डाल दो। v स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा। u स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। यहां से 1/2 इसको हम अगर हम माइनस करें तो 48 आएगा। यहां से 24 जूल 24 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। देखो, पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन पृथ्वी के केस में हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक स्पेशल नाम देते हैं, गुरुत्व बल या सिंपली ग्रेविटी। तो गुरुत्व बल ही हमारा भार कहलाता है। जो गुरुत्व बल होता है ना, वो भार कहलाता है। भौतिकी के अंदर भार का अलग मतलब होता है, द्रव्यमान का अलग मतलब होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। भार ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु पर अपनी केंद्र की ओर, और इसका मात्रक न्यूटन होगा क्योंकि ये तो बल है। द्रव्यमान ये अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है, इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है, kg होता है। तो द्रव्यमान ये अलग चीज है, भार ये अलग चीज है भौतिकी के अंदर। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। देखो, कोई भी वस्तु हो अगर वो वृत्तीय पाथ पर घूम रहा है तब उस पर एक बल लगता है उसके केंद्र की ओर। जो भी वृत्तीय पाथ पर वो घूम रहा है उसका एक सेंटर होगा, केंद्र होगा। उस केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जब तक वस्तु पर यह अभिकेंद्रीय बल काम नहीं करेगा, वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम ही नहीं पाएगा। जैसे सैटेलाइट है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है, तभी जाकर के वो घूम पा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। सीधा सा ध्यान रखो कि वृत्तीय पथ पर घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यह बल है, सदिश राशि है, और इस बल का जो दिशा होगा ना वो इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होगा।
सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो सॉल्ट है जिसका एक्वस सोल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है। 7 से कम यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, वो अम्लीय विलयन हो गया वो। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों का जो पीएच होता है ना वो 10 से भी ज्यादा होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। सोडियम क्लोराइड का पीएच 7 होता है, आप जानते हो, आप में से बहुत को पता होगा, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड पीएच 7। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl यह अमोनियम क्लोराइड, इसका पीएच 6-7 के बीच में होता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? देखिए कुछ धातु तो ऐसे हैं जो ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और वाष्प के साथ, तीनों के साथ अभिक्रिया करती है। कुछ धातु ऐसे हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, केवल गर्म जल और वाष्प के साथ करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल वाष्प के साथ करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो हमें इन सब के बारे में जानना होगा। यहां देखिए आप, सोडियम, पोटेशियम और सोडियम ये दोनों धातुएं ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और वाष्प के साथ, तीनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है ये वाला रिएक्शन, यानी कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा ये दोनों ही धातु जल उठेगा। उसके बाद देखो कैल्शियम, कैल्शियम भी ठंडे पानी, गर्म पानी, वाष्प तीनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ये वायलेंट नहीं है, ये बड़ी ही आराम से रिएक्शन करता है, यहाँ से कोई खतरा नहीं है और ये जल में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, तैरना स्टार्ट कर देता है। कभी आपसे पूछे कि बताओ कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर वो तैरने लग जाती है, आंसर आपका कैल्शियम होगा। अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये केवल गर्म पानी यानी कि गर्म जल और वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा, ठंडे जल के साथ नहीं करेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन तीनों के बारे में ध्यान में रखेंगे कि ये केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना तो ठंडे जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लेड, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, सॉरी सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, यानी कि सोना, चांदी, सोना, पारा, कॉपर और ये शीशा, ये सारे के सारे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सारी ही बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी और ये आपको याद हो जाएगा, बहुत सारे सवाल पूछे गए इस टॉपिक से, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अगर धातु ऑक्साइड ये जल में घुलनशील है तो ये जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। तो इतनी सारी बातें हैं जो आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? जो धातुएं होती है वो सारे के सारे ठोस होते हैं, एक को छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके। मरकरी ये द्रव है। निष्क्रिय गैस तो गैस ही है ये। उपधातु, उपधातु 7 होती है, ये सारे के सारे ठोस हैं। अधातु में आपको ठोस भी मिलेगा, आपको द्रव भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा, लेकिन द्रव में मात्र एक ही है, वो है ब्रोमीन। तो बस हो गया, ये ध्यान में रखना है आपको। धातुओं में द्रव आपको मिलेगा मरकरी, अधातु में एकमात्र ब्रोमीन। हमसे पूछा है बताओ कौन है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है, सॉरी अधातु। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है? तो वायु में जो ऑक्सीजन है वो उत्पन्न होती है प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि फोटोसिंथेसिस से। ये आपको अभिक्रिया ध्यान में रखना है। फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 मॉलिक्यूल वाटर का, जल का आपस में मिल करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाते हैं। और यहां पर क्या चाहिए? सनलाइट, सनलाइट चाहिए। निम्न में से कौन जंतु गर्म खून वाला होता है? गर्म खून वाला आपको ध्यान में रखना है पक्षी और स्तनधारी। ये दोनों गर्म खून वाले जंतु हैं। इसके अलावा मत्स्य यानी कि मछली, उभयचर और सरीसृप, ये सारे होते हैं ठंडे खून वाले। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्म खून वाले हैं तो कबूतर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पक्षी वर्ग के अंदर कबूतर आएगी। तो पक्षी और स्तनधारी ये गर्म खून वाले होते हैं। जो गर्म खून वाले जंतु होते हैं ना उसे हम समतापी बोलते हैं। समतापी, समतापी यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो समान रहने वाला है। वातावरण के तापमान के अनुसार ये अपने शरीर के तापमान को नहीं बदल सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, बाहर का तापमान चाहे जो भी रहे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल यही होता है। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी रहे, ठंडा रहे, गर्म रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ठंडे खून वाले जंतु होते हैं ना, वो अपने वातावरण के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को बदल लेते हैं।
पूरे जंतु जगत में सबसे ज्यादा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये पक्षियों के पास होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? बाहरी कोश पूर्ण का मतलब ये होता है कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 16 के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 17 के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 18 के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 15 समूह वाले तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनके परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साधारणतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है उसी को हम लोग संयोजकता बोलते हैं। तो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं धातुएं और इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3। जैसे यहां देखो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका 12, इसका 13। अगर हम विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, 282, 283। अब देखो सोडियम भी चाहता है कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। ये क्या कर सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये दान दे दे, त्याग दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देने वाला, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा अपने से और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा तो यहां पर 1 प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर। मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और अपने ऊपर 2 प्लस चार्ज लाएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और अपने ऊपर 3 प्लस चार्ज लाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो वैलेंसी है 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। तो विद्युत धनात्मक तत्व ये धातुएं होती है, ये आप ध्यान में रखना। और इसकी संयोजकता 1, 2, 3 होती है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। और विद्युत ऋणात्मक तत्व ये अधातुएं होती है, नॉन मेटल्स ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है और इनकी भी संयोजकता 1, 2, 3 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में आपको मिलेगा 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 8 बाह्यतम कोश में पूरे करने हैं तो ये 3 लेगा, ये 2 लेगा और ये 1 लेगा। तो यहां भी देख सकते हो संयोजकता 1, 2, 3। सवाल आई थिंक ये होना चाहिए था यहां पर कि कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता यहां पर तब आंसर अलग अलग आता। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता तो विद्युत धनात्मक तत्व के केस में तो यही आंसर होता, 1, 2, 3। लेकिन विद्युत ऋणात्मक के केस में हमारा आंसर होता 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता। लेकिन यहाँ संयोजकता पूछा है तो आंसर हमारा विद्युत धनात्मक के लिए और ऋणात्मक के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर यह चीज ध्यान में रखना आप कि विद्युत धनात्मक तत्व बोले तो धातु और विद्युत ऋणात्मक तत्व बोले तो अधातु। क्योंकि अधातु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पर देखो त्याग किया है तो प्लस चार्ज आया है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg। ध्यान में रखना 6 × 10⁻24 kg, और कभी त्रिज्या पूछ दे तो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम चलती है गैस में। ध्वनि तरंगे कभी भी निर्वात में नहीं चलती। लाइट वेव, प्रकाश तरंगे ये निर्वात में चलती है, लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं चलती है निर्वात में। ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, आंसर हमारा ठोस हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। ये जो सवाल है ना, ये इग्नोर कर दिया गया है सारे ही कैंडिडेट्स के लिए। इसके पीछे कारण ये है कि इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। हमसे पूछा है भौतिक विज्ञान में कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो पहला विकल्प है किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल, यानी कार्य करने वाला बल जो वस्तु को विस्थापित न कर पाता है के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो न लिखा हुआ है ना, इसी के कारण इसका आंसर ए नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर ये काट दे तो हमारा आंसर ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर न लिखा हुआ है। देखो भौतिक विज्ञान में कार्य हमेशा एक बल करता है, और बल तो तभी कार्य करेगा जब वस्तु विस्थापित होगा, अदरवाइज वो कार्य नहीं करेगा। तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, और यहाँ पर लिखा है न कर पाता है, इसीलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ है विस्थापित वस्तु द्वारा, केवल विस्थापित वस्तु द्वारा हम कार्य को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और केवल बल द्वारा भी हम लोग कार्य को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये हम काटे दे तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो जिन्होंने भी PDF बाई किया हुआ है यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना अगर आंसर उसमें कुछ और दे रखा है तो।
ये आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, सारे के लिए ये इग्नोर कर दिया गया है इस सवाल को। एक सुचालक का प्रतिरोध में से, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? सुचालक का प्रतिरोध होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। R होता है विद्युत प्रतिरोध, R होता है प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का, L होता है तार की लंबाई यानी कि चालक की लंबाई, A होता है तार की मोटाई बोल दो या फिर चालक की मोटाई। तो आप यहां पर देखो, अगर हम तार की लंबाई को बढ़ा दें या फिर बोल दो चालक की लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये A होता है चालक की मोटाई या फिर बोल दो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अगर हम A बढ़ा दें तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है ना, देख सकते हो आप, उल्टा रिलेशन है ये। अगर हम प्रतिरोधकता बढ़ा दें यानी कि ये रो, ये हम बढ़ा दें तो भी विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाने वाला है। तो इन सारे चीजों पर डिपेंड करता है प्रतिरोध, लेकिन दाब पर डिपेंड नहीं करता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो किसके साथ क्या रिलेशन है ये भी आप ध्यान में रखो। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फॉर्मूले। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट का होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो आप यहां देखो, धावन सोडा में पानी के 10 मॉलिक्यूल है, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मॉलिक्यूल है और कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल है। इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे रासायनिक नाम पूछ देगा या फिर जैसा कि सवाल में दे रखा है कि बताओ एक मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल है। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, माफ करना 10 हो जाएगा। ठीक है, धावन सोडा में पूछ रखा है तो देखो डेकाहाइड्रेट है ये, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं। मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं। उभयचर के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, इनके हार्ट में भी 3 चैम्बर्स होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स के केस में 4-4 चैम्बर्स हो जाएंगे। मगरमच्छ जो है ये भी सरीसृप है यानी कि रेप्टाइल है। होने चाहिए थे 3 कक्ष, लेकिन इसमें है 4 कक्ष। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आपसे पूछे कभी भी मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर्स है तो आंसर आपका 3 नहीं होगा, 4 होगा, जबकि मगरमच्छ एक रेप्टाइल है। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। द्रव्यमान संख्या का हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, 189 न्यूट्रॉन को हम लोग सिंपली स्मॉल n से डिनोट कर देते हैं। परमाणु संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या को हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना वही द्रव्यमान संख्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर n प्लस जेड। हमसे परमाणु संख्या बोल रखा है तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर a में से n को माइनस कर देना है। 298 में से 189 को माइनस कर देना है, आंसर आपका 109 आ जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर होता है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? अब हमें लेंस अगर बनाना हो तो हम ऐसे माध्यम को लेंगे जो अपने से होकर के प्रकाश को जाने दे, यानी कि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। क्या मिट्टी पारदर्शी माध्यम है? नहीं। सी हमारा राइट आंसर। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? धातु आघात वर्ध नहीं होती है, यानी उन पर आप चाहे जितना आघात कर दो वो जल्दी टूटती नहीं है। वो पतली चादर के रूप में बदल जाएगी लेकिन जल्दी टूटेगी नहीं। तो ये आघात वर्धनीयता होता है, मैलिबिलिटी। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? ये ग्रुप नंबर 18 है। ग्रुप नंबर 18 को ही हम लोग 0 ग्रुप बोलते हैं या फिर 8A बोलते हैं। 8A बोलते हैं। इसमें देखो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ऑर्गेनेसन है। कितने तत्व है? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी टोटल 7 तत्व है। लेकिन पूछे ग्रुप नंबर 18 में कितने गैस तत्व हैं? कितने ऐसे तत्व हैं जो गैस है? आंसर आपका 6 होगा, हीलियम से लेकर के रेडॉन तक। पूछे कितने गैस तत्व है तो आंसर 6 होगा। पूछे कितने तत्व है तो आंसर आपका 7 होगा, क्योंकि ऑर्गेनेसन ये गैस नहीं है। इनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये ध्यान में रखो। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो रो है अगर वो बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। आप जानते होंगे जो चांदी है, जो सिल्वर धातु है, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सिल्वर, चांदी, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगर ये सबसे अच्छा चालक है तो डेफिनेटली इसका जो रो होगा वो कम होगा, यानी कि जो आर होगा ये कम होगा। अगर धातुओं में सबसे अच्छा चालक है तो सारे ही धातुओं से इसका जो रो होगा, प्रतिरोधकता होगा, ये कम होगा। तो आप देख लो यहाँ पर किसमें सबसे कम है, यहाँ देख लो डी में।
तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। जो तत्व जिस आवर्त में होगा ना, उस तत्व के परमाणु में उतनी ही कक्षाएं होती है। ये आप ध्यान में रखो। जो तत्व जिस आवर्त में, हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, तो जो तत्व जिस आवर्त में है उसके परमाणुओं में उतनी ही कक्षाएं होती है। ये जो सारे तत्व है ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, ये चौथे आवर्त में है, तो इनके परमाणु के पास 4 कक्षाएं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। उप परमाणु कण बोलने का मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर, एटम के अंदर, सब एटम पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। तो ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिनोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। एक परमाणु में अब जानते हो नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बल काम करता है। इस बल को हम लोग नाभिकीय बल बोलते हैं। नाभिक के अंदर है ये, तो नाभिकीय बल बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत बल होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी बल काम करता है, वो होता है विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल ये आवेशित कण के ऊपर काम करता है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर काम करता है। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है इस पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं। वहीं नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी विद्युत स्थैतिक बल काम करेगा, लेकिन नाभिकीय बल इतना ज्यादा मजबूत होता है कि उसके सामने ये विद्युत स्थैतिक बल नगण्य हो जाता है। तो विद्युत स्थैतिक बल के बारे में आप याद रखें कि ये आवेशित कणों के बीच काम करता है। नाभिकीय बल के लिए कोई चार्ज नहीं चाहिए, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में विद्युत स्थैतिक बल काम नहीं करेगा। ना ही न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत स्थैतिक बल काम करेगा। लेकिन नाभिकीय बल ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच काम करेगा। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? यह है स्क्लेरेन्काइमा। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटा गया। उत्तक आप जानते हो कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो जिस उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होती हैं उसे विभज्य उत्तक बोलते हैं। लेकिन जब कोशिकाएं विभाजित होना बंद हो जाएगी, यानी कि अब और ज्यादा नए सेल्स नहीं बनेंगे पुराने सेल से, तो हम उसे बोलेंगे स्थायी उत्तक। सिंपली याद रखो, विभज्य उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होती है, अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। अस्थायी उत्तक को फिर से 2 पार्ट में बांट दिया, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, जटिल अस्थायी उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। सरल अस्थायी उत्तक को 3 पार्ट में बांट दिया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये भोजन को संचित करने का काम करता है, कोलेन्काइमा के कारण पौधे में लचीलापन होता है और स्क्लेरेन्काइमा के कारण पौधे कठोर एवं दृढ़ होते हैं। इसके अलावा और भी अंतर होते हैं, जैसे जैसे सवाल आएगा हम लोग उन सारे ही अंतरों को देख लेंगे। जटिल अस्थायी उत्तक में फ्लोएम है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मत्स्य यानी कि मछली, आप जानते हो गलफरे से सांस लेती है मछली, सही है। मछलियां 2 प्रकार की होती है, एक वो होती है जिनका अंतःकंकाल केवल हड्डियों का होता है, उसे हम आस्थिल मछली बोलते हैं, और एक वो होती है जिनका अंतःकंकाल उपास्थियां होती है, उनमें केवल उपास्थियां, तो उसे हम उपास्थिल मछली बोलते हैं। तो ये भी सही है। हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का जो 8th पार्ट आने वाला है, उसमें फाइलम कोडेटा के अंदर हम लोग ये सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये शल्क है, शल्क बहिर्कंकाल के रूप में काम करता है, ये भी सही है। अगला है देखो ए नंबर में स्यूडोसिलोम की उपस्थिति। स्यूडोसिलोम ना, ये एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम निमेटोडा होता है, फाइलम निमेटोडा, इसी को हम लोग एस्क हेलमिंथस बोलते हैं। इसके अंदर जो जानवर आते हैं जैसे कि वुचरेरिया, स्कैरिस, पिनवर्म, आईवर्म, ये सारे जो जानवर है ना, इन सब में स्यूडोसिलोम होता है। तो ए हमारा राइट आंसर। सिलोम को हम लोग बोलते हैं देह गुहा, तो इनमें कूट सिलोम होता है, यानी कि कूट देह गुहा, झूठा देह गुहा होता है। लेकिन मछली ये हमारा फाइलम कोडेटा के अंदर आएगा, तो कोडेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इन सब में सिलोम होता है। इन सब में ट्रू सिलोम होता है, वास्तविक सिलोम होता है। वहीं ओरीफेरा के जानवर, निडेरिया के जानवर, प्लेटीहेलमिंथस के जानवर, इन सब में सिलोम नहीं होता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है महिला के अंदर जब वह गर्भवती होती है, जब उसके गर्भाशय में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इस प्लेसेंटा और इस एम्ब्रियो को जोड़ने का काम करता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड और ये है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का क्या काम है? इस बच्चे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए,
इसको चाहिए ऑक्सीजन, कहां से मिलेगा? मां के बॉडी से मिलेगा। मदर का जो ब्लड है उस ब्लड से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट इस प्लेसेंटा से होते हुए अम्बिलिकल कॉर्ड होते हुए इस एम्ब्रियो के अंदर पहुंचेगा। साथ में इस एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, बेकार की चीजें बन रही है, वो इस के बॉडी से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में और फिर मां के ब्लड में और फिर मां के ब्लड से वो उत्सर्जित हो जाएगा। तो प्लेसेंटा का काम क्या हुआ? यहाँ पर भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा को हम अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा ये जब तक रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बनाता है। मेनली आपको यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ध्यान में रखना है कि ये सारे हार्मोन्स बनते हैं प्लेसेंटा के द्वारा जब महिलाएं गर्भवती होती है। रक्त में शर्करा, यानी कि शर्करा बोले तो चीनी, शुगर, तो रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय ये मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसमें अंतःस्रावी भाग और बहिर्स्रावी भाग, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह यह काम करता है। अग्नाशय का जो अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग है उसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ना दो तरह की कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। ये जो बीटा कोशिका है ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है। ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको डाउन करने का काम करता है। वहीं जो अल्फा कोशिका है ये ग्लूकागन हार्मोन बनाती है और ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा हमारे ब्लड में। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, मतलब अग्नाशय का जो बीटा सेल है ये इंसुलिन का स्राव ज्यादा करेगा ताकि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ग्लूकागन स्रावित होगा ताकि ब्लड का ग्लूकोज ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटन ये कॉपर और निकल का मिश्र धातु है। मैंगनीन में क्या होगा? कॉपर निकल तो होगा ही, साथ में मैंगनीज आ जाएगा। और नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंट, मैंगनीन और नाइक्रोम, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। डी हमारा यहां पर राइट आंसर। डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है। प्रस्वेदी यौगिक ये वो यौगिक है जो हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है, मॉइस्चर को एयर से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और फास्फोरिक पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5, ये सारे के सारे हैं प्रस्वेदी यौगिक। इसीलिए इस सवाल को इग्नोर कर दिया गया सारे ही कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसका आंसर सभी सही है। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश होगी। आप जानते हो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा में समय। हमसे आवेश पूछ रखा है तो I × T हो जाएगा। सारे के सारे मात्रक जो है वो कुलम में दे रखे हैं। कुलम ये विद्युत आवेश का SI मात्रक है। तो जब हम यहाँ पर मान को डालेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो सारे ही SI मात्रक में डालेंगे। करंट का हमें ऑलरेडी SI मात्रक में दे रखा है 0.6। टाइम का SI मात्रक सेकंड होता है, लेकिन यहाँ मिनट में दे रखा है, तो हमें पहले इसे SI मात्रक में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाकर के SI मात्रक में सही आंसर आएगा। तो 6 × 60 हो जाएगा। सेकंड में मैंने कन्वर्ट कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके, 216 कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा और पढ़ते आप आ रहे होंगे। यह है जड़त्व का नियम। के गति का प्रथम नियम जो है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। और यहां पर सिक्का ग्लास में गिर गया क्योंकि यह था विराम के जड़त्व में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिक्का विराम के जड़त्व में था, कार्ड मोशन में आया और ग्लास में ये सिक्का नीचे गिर गया। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। यह है फॉर्मिक अम्ल और इसी का IUPAC नाम होता है मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक एसिड। देखो लास्ट में ओइक एसिड लगा हुआ है, तो जब भी लास्ट में ओइक एसिड लगा होगा तो वो अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड का सदस्य होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य होगा। ये जो मेथनोइक अम्ल है ना, ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये अम्ल हुआ। और बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है क्षारीय। तो ये क्षार है और ये अम्ल है, आपस में अभिक्रिया करके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का डैश हो जाता है। भार बराबर क्या होता है? M×G होता है। आप जानते हो द्रव्यमान ये कभी नहीं बदलता। आप चाहे किसी भी ग्रह पे चले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। लेकिन चंद्रमा पर जो भार है किसी वस्तु का, चंद्रमा पर जो भार है M फॉर मून, ये पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होता है उसका 1/6 हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? द्रव्यमान तो चेंज हुआ नहीं, तो फिर क्या चेंज हुआ जिसके कारण यह भार कम हो गया? तो इसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो
तो जो गुरुत्वीय त्वरण है चंद्रमा पर जाने के बाद, उसका गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा GE/6। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, इसीलिए भार में कमी आती है। सी हमारा राइट आंसर। 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। जब आप किसी भी वस्तु को जमीन से उठा करके किसी हाइट पर लेकर के जाते हो, मान लो इस वस्तु का द्रव्यमान m है और आप h हाइट तक उठा करके लेकर गए, तो जब आप उठा करके ले गए इसका मतलब आपने कुछ कार्य किया, क्योंकि आपने एक बल लगाया। पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन आप विपरीत दिशा में आपने एक बल लगाया। तो आपने बल लगाया ऊपर की दिशा में और विस्थापन भी ऊपर की दिशा में, तो आपने कुछ कार्य किया। W बराबर F/H आपने काम किया। तो जितना भी आपने काम किया ना, वो इस वस्तु में स्टोर हो गया, संचित हो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में। स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। यहां से भी आप सोच सकते हो F के जब आप mg डालोगे और यहाँ पर h हो जाएगा। आप बोलोगे कि यहाँ पर mg आपने कैसे डाला? आपको कैसे मालूम कि जो बल लगाया गया है ऊपर की दिशा में वो mg के बराबर है? क्योंकि आप वस्तु को उठा करके ले जाओगे तो कम से कम आपको mg के बराबर तो बल लगाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर mg से थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, लेकिन हम mg के बराबर मानकर चलते हैं। तो आप चाहे जैसे सोच लो, आप सिंपल से याद रखो, जब आप किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर लेकर के जाओगे तो आपने कुछ कार्य किया, वो सारा कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और यही स्थितिज ऊर्जा हमें दे रखा है 9800। यहां से h क्या हो जाएगा? 9800 बट्टे में m इंटू में g। m का मान 70 kg दे रखा है। सारे के सारे मान SI मात्रक में है, तो सारे वैल्यू हम SI मात्रक में पुट करेंगे। 70 kg है, ऑलरेडी SI मात्रक में है। g का मान यहाँ पर 10 लेंगे। यहाँ पर लिखा नहीं है, आप से जब एग्जाम में पूछा गया था तो वहां पर लिखा हुआ था कि g का मान आपको इतना लेना है, 10 लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर g का मान 10 लिया। सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 7 से ये 98 कैंसिल आउट होगा 14 टाइम्स, तो 14 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब तक आपसे ना कहा जाए जी का मान 10 लेना है, तब तक आप जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए अंतरकोशीय प्रसार यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है, हम चाहते हैं कि कोशिकाओं के बीच का स्थान ज्यादा हो, तो इनमें से कौन से ऊतक के पास ये होगा? आपसे सवाल में ये पूछा गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अस्थायी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मैंने यहाँ पर कोशिका दिखाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये जो सर्कल है ना, ये कोशिकाएं हैं। तो देखो, पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित है कि इनके बीच कुछ रिक्त स्थान है। ये रिक्त स्थान आपको यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, कोलेनकाइमा में कम दिख रहा है और यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये जो रिक्त स्थान है ना, इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान। तो किसमें ज्यादा है ये अंतरकोशिकीय स्थान? ये पैरेन्काइमा में ज्यादा है, इसीलिए हमारा आंसर पैरेन्काइमा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और परमाणु डैश परमाणु सबसे छोटा होता है। यह सवाल सारे ही कैंडिडेट्स के लिए इग्नोर कर दिया गया। इसके पीछे कारण यह है कि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे छोटा तत्व है वो है हाइड्रोजन और सबसे बड़ा तत्व है सीजियम। फ्रांसियम का साइज हम इससे बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन फ्रांसियम रेडियोधर्मी तत्व है तो हम इसे हटा करके चलते हैं। तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है पूरे आवर्त सारणी में। तो इस हिसाब से हमारे इस सवाल का जवाब होगा, यहाँ पर हमारा सीजियम आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, जो कि आपको विकल्प में नहीं दिख रहा है सीजियम कहीं पर भी। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे आप। अब देखो, मोल कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करो। मैं यहाँ पर उस वीडियो को डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मोल हम कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ये मॉलिक्यूल्स में दे रहा हूं जो आप अच्छे से ध्यान में रखो। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है इन सारे मॉलिक्यूल का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है एक मोल का कितना द्रव्यमान है। यहां लिखा हुआ है कि जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल है। इसका मतलब क्या हुआ? हम जल का जब 1 मोल लेंगे तो उसका द्रव्यमान 18 ग्राम आएगा, या फिर उल्टा बोल दो, जब हम 18 ग्राम जल का लेंगे तो बोलेंगे कि वो 1 मोल के बराबर है। ऐसे ही ये भारी जल है, भारी जल का जो मोलर द्रव्यमान है वो 20 ग्राम पर मोल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 ग्राम पर मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम पर मोल है, ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल है। यानी अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 ग्राम ले ले तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मोल को आप सिंपली MOL भी लिख सकते हो या फिर MOL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो 98 ग्राम होता तो हम 1 मोल बोल देते, लेकिन हमारे पास तो 25 ही ग्राम है। तो कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड लगा देना है, 1/98 और इंटू में 25। 98 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1/98 मोल, तो 25 ग्राम में 1/98 गुने में 25। सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आपका डी आएगा। मान लो आपसे मोलर द्रव्यमान ना पूछा, आपसे पूछा
मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान। तो कुछ नहीं करना है आपको, आणविक द्रव्यमान पूछेगा ना तो ये जो ग्राम पर मोल दे रखा है उसको हटा देना, सिंपली आप 18 बोल देना, सिंपली आप 20 बोल देना। यानी अगर हम आणविक द्रव्यमान बोल दें यहाँ पर तो ग्लूकोज का 180, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, कैल्शियम कार्बोनेट का 100, H2SO4 का 98, D2O का 20 और जल का 18। यूनिट क्या होगा यहाँ पर, या तो आप यूनिट मत लगाओ क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, हम यू से डिनोट करते हैं इसे, यूनिफाइड मास। आप चाहो तो यू लगा दो या फिर आप सिंपली नहीं भी लगाओगे तो सामने वाला समझ जाता है कि ये यूनिफाइड मास है। लेकिन जब आपसे मोलर द्रव्यमान पूछेगा ना तब आपको ग्राम लगाना पड़ेगा। जब मोलर द्रव्यमान पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा 18 ग्राम। जब आपसे मोलर द्रव्यमान पूछेगा भारी जल का तो आपको बोलना पड़ेगा 20 ग्राम। यानी ग्राम लगाना जरूरी है, वरना वो मोलर द्रव्यमान नहीं कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ये सवाल रिपीटेड है, मैं इस सवाल को दोबारा से नहीं देता, लेकिन यहाँ गलती से मैंने ले लिया हुआ है। आंसर आप जानते हो ना, केवल ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। आप क्लोरीन की संयोजकता कितना जानते हो? क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, 281। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम बोलेंगे इसकी संयोजकता 1 है, 1 है। लेकिन हमसे पूछा है ऑक्सीजन के सापेक्ष, सिंपली पूछता क्लोरीन की संयोजकता तो हम 1 टिक मार देते, लेकिन हमसे पूछा ऑक्सीजन के सापेक्ष। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट लिखने पड़ते हैं, बैलेंसिंग करना होता है, तब जाकर के जो कंपाउंड बनेगा उससे हमें पता करना होगा कि क्लोरीन का वैलेंसी कितना है। तो इतना करना मुश्किल है और इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। आपसे ज्यादा चांस है, 99% ये चांस है कि आपसे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही मैंने देखा है, जब भी पूछा है तो पूछा गया है। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आपसे सोडियम का वैलेंसी पूछे, आंसर 1 होगा, मैग्नीशियम का 2 होगा, एल्यूमिनियम का 3 होगा, सिलिकॉन का 4 होगा, फास्फोरस का 5 होगा, सिलिकॉन का 6 होगा, क्लोरीन का 7 होगा। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखना। ये सारे जो तत्व है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे आवर्त संख्या 3 के तत्व हैं। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। प्रत्यय बोले तो सफिक्स, सफिक्स जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो अगर किसी कंपाउंड के, अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड के कार्बनिक यौगिक के लास्ट में ओल लगा हो, जैसे कि आपने सुना होगा एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, तो लास्ट में देखो ओल लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये अल्कोहल है। आप जानते भी हो एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल अल्कोहल होता है। मेथेनॉल जहरीला अल्कोहल है, एथेनॉल लोग शराब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब लास्ट में अल लगा हो, जैसे कि मैथेनल, मैथेनल, तो लास्ट में देखो अल लगा हुआ है, तो जब अल लगा हो मतलब ये एल्डिहाइड का सदस्य है, एल्डिहाइड का सदस्य है। जब लास्ट में ओन लगा हो, जैसे कि एसीटोन, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनोन। एसीटोन ये सिंपलेस्ट कीटोन है, यानी इससे छोटा कीटोन नहीं होता है, इससे और छोटा कीटोन नहीं होता है। एसीटोन में 2 कार्बन होता है, तो एसीटोन में देखो लास्ट में ओन लगा हुआ है, इसी को हम प्रोपेनॉन लिखेंगे तो लास्ट में ओन आएगा। तो ओन है मतलब वो कीटोन का सदस्य है। और ओइक अम्ल, यहां पर सिंपली ओइक है लेकिन ओइक अम्ल होता है। ओइक अम्ल थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया, मेथनोइक अम्ल 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो मेथनोइक अम्ल में भी ओइक अम्ल था, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा यहां पर आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा ओन। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। नर जनन कोशिका, ये कौन सी कोशिका है, स्पर्म, शुक्राणु। तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन ये होता है टेस्टिस में, यानी कि वृषण में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और टेस्टिस ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। तो मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये बनता है वृषण में, और वृषण में ही स्पर्म्स बनते हैं। जब ये हार्मोन बॉडी में बनना स्टार्ट होता है तब जाकर के ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.4 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी? जब बंदूक से बुलेट फायर होता है तब बंदूक पीछे की ओर झटका खाता है। यहां पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है। बंदूक ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने बंदूक पे फोर्स लगाया, सेम परिमाण का, सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन का। तो हमसे ये कहा गया है कि जब बुलेट फायर हुआ तो ये 90 मीटर प्रति सेकंड से फायर हुआ और बुलेट का द्रव्यमान 0.04 kg दे रखा है, तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाएगा। बंदूक का द्रव्यमान 120 kg दे रखा है और हमसे पूछा है कि बताओ कितने की स्पीड से ये बैक डायरेक्शन में जाएगा। सिंपली आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। चलो हम निकालते हैं यहाँ पे, -mb यानी कि बुलेट का द्रव्यमान जो कि 0.4 है। सारे यूनिट जो है एसआई मात्रक में दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर एसआई मात्रक में पुट करोगे। बुलेट का जो स्पीड है ये है 90 मीटर पर सेकंड में है, द्रव्यमान केजी में है, कोई दिक्कत नहीं है। और बुलेट गन का द्रव्यमान
120 ये भी एसआई मात्रक में है। इसको सॉल्व करेंगे हम, आंसर हमारा आएगा 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। माइनस में आंसर क्या होगा डी। आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो माइनस नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा होता तो हम टिक मार देते, वही नहीं लगा हुआ है तो हम बिना माइनस वाला टिक मार देंगे। यहाँ पर तो किसी में नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर होता माइनस के साथ तो हम माइनस वाले को टिक मारते हैं। माइनस हमें यहाँ पर क्या बताता है, माइनस हमें ये नहीं बता रहा है कि वैल्यू कितना छोटा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 3 और -3 कौन छोटा है, -3 बोलोगे, लेकिन यहाँ पर इस माइनस का वो मतलब नहीं है कि वैल्यू बहुत छोटा है। यहाँ पर माइनस दिशा को बताता है कि भाई जिस दिशा में बुलेट गया ना उसकी दिशा में गन का डायरेक्शन है। तो ये माइनस जो है हमें बस दिशा बताता है और कुछ नहीं। आंसर हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर गन और बुलेट वाले केस में मोमेंटम कंजर्व होता है, संवेग संरक्षित होता है, और मोमेंटम कंजर्वेशन से ही ये वाला फॉर्मूला आता है। कार्य करने की दर डैश कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जिसके पास ज्यादा शक्ति है उसके कार्य करने की दर उतना ही ज्यादा होगा। मान लो दो व्यक्ति है ए और बी, एक का कार्य है 10 वाट और एक का शक्ति है 10 वाट और एक के पास शक्ति है 15 वाट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड में 10 जूल काम करेगा और ये 1 सेकंड में 15 जूल काम करेगा। तो शक्ति से हमें क्या मालूम चलता है, शक्ति से हमें यह मालूम चलता है कि कौन कितना तेजी से काम कर देगा। जिसके पास ज्यादा शक्ति उसके कार्य करने की दर उतना ज्यादा होगा। आंसर हमारे यहां पर सी हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है। बल हो गया और वेग हो गया, ये सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा, शक्ति, कार्य ये सब अदिश राशि है। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। रासायनिक गुण, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, 19 होता है पोटेशियम का, 13 होता है एल्यूमिनियम का, 11 होता है सोडियम का और 4 होता है बेरिलियम का। तो एक समूह के अंदर जितने तत्व आते हैं ना उनका रासायनिक गुण लगभग समान होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं उनका लगभग समान होता है। तो यहां पर आप ये चेक कर लो कि जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम जिस ग्रुप में आता है उस ग्रुप में और कौन से इनमें से तत्व हैं। तो मैग्नीशियम ग्रुप में आपको बेरिलियम दिख रहा है और यहां पर बेरिलियम दे रखा है, बाकी इनमें से कोई नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम और बेरिलियम का जो रासायनिक प्रॉपर्टी है लगभग समान होगा। सिर्फ इसी का नहीं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम इन सब का भी लगभग समान होगा। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिया जाता है NaHCO3, इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, और कोई खाने वाला कमजोर अम्ल लिया जाता है। खाने वाला कमजोर अम्ल लिया जाता है। तो यहां पर टार्टरिक अम्ल जो है ये खाने वाला कमजोर अम्ल है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कॉर्क जो सेल है उसकी कोशिका भित्ति में सुबेरिन होता है, ठीक है। कॉर्क सेल का जो सेल वॉल होता है वो सुबेरिन से बना होता है। सुबेरिन ये मोम जैसा सबस्टांस होता है, मोम जैसा ये सबस्टांस होता है, ये पानी और गैस को पार नहीं करने देता अपने से। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सुबेरिन ब्लॉक कर देता है रास्ता को गैस और पानी के लिए। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही मजबूत क्षार है। साधारण नमक NaCl होता है, pH 7 होता है। तो pH 7 किसी लवण का होने का मतलब ये हुआ कि वो जो लवण है ना, वो जो नमक है, वो जो सॉल्ट है, वो बना होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मैंने आपसे कहा कि ये मजबूत क्षार है। अब यहां पर देखो मजबूत अम्ल कौन सा है, मजबूत अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये मजबूत अम्ल और ये मजबूत क्षार मिल करके लवण बनाएगा NaCl और वाटर। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गया। सी हमारा राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।